नमस्कार दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के भीतर ही दिया था। 9 साल पहले दिया था। और इस भारत देश के भीतर किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, इस बात का जिक्र हरियाणा से सटे पंजाब के भीतर पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और दूसरी बार हरियाणा के भीतर ही किया। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले गए थे। यानी ये कहे कि देश के किसान और देश की बेटी, इन दोनों परिस्थितियों के भीतर हरियाणा का संघर्ष सियासी तौर पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। क्योंकि बेटी के संघर्ष की गाथा हरियाणा से निकल करके जब जंतर मंतर के ऊपर पहुंची तो उस समय देश के प्रधानमंत्री ने ही आंखें बंद कर ली, या फिर ये कहे कि अपने मुंह को मोड़ लिया था। उन्हीं सारे खिलाड़ियों को लेकर के मुंह मोड़ लिया जो इससे पहले पदक जीत करके आई थी, तो उनको बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर बुलाया गया था। और वो जब न्याय की गुहार लगाती रही तो प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। यानी ये कहे कि संयोग ऐसा इस देश के भीतर बनता चला गया कि सियासी तौर पर हरियाणा की खिलाड़ियों का आंदोलन उस संघर्ष की गाथा को लिख डाला, जो हरियाणा के भीतर महिलाएं जितने संघर्ष को करती हैं वो सुबह से लेकर के देर रात तक खेतों से जूझती हैं, या फिर ये कहे कि परिवार को संभालने और चलाने को लेकर के शारीरिक तौर पर जो संघर्ष वहां पर करती हैं वो किसी से भी आज के दौर में छुपा हुआ नहीं है। और ऐसी संघर्ष की वही गाथा सियासी तौर पर हरियाणा की राजनीति को इस तरीके से प्रभावित करेगी कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए। यह तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं होगा और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कल्पना कभी किया ही नहीं होगा। लेकिन इसी दौर में, इसी समय में देश के किसानों के आंदोलन को लेकर के मौजूदा सरकार का जो रुख रहा, वो रुख पूरे तरीके से किसानों की निजी भावना नहीं बल्कि ये कहे कि उनकी निजी जिंदगी और उनकी पेट की कमाई को काटने को लेकर के जिस तरीके से, जिस आर्थिक सुधार से इस भारत देश के आम किसानों की सुधार को जोड़ने की कोशिश कॉरपोरेट घराने के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस रिफॉर्म को वापस लेते समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी ये कहकर के मांगी कि गलती हो गई, लगता है कि हम आपको समझा नहीं पाए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन 1 साल से चला आ रहा किसान आंदोलन थम तो गया, रुक तो गया, ठहर तो गया, लेकिन छिटपुट तरीके से देश में ये सवाल बड़ा होते चला गया कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी इस बात का जिक्र किया था, वहीं दूसरी ओर लागत इस दौर में इतनी बढ़ती चली गई कि आय कम हो गया और किसानों की मुश्किल हालात उसी कोऑपरेटिव या उन्हीं मंडियों के भीतर जाकर के उलझती फंसती चली गई, जहां पर उनकी अनाज खरीद उन पैसों वाले के हाथों पे जाकर टिक गई। वो जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे, जब चाहे, जो रकम दे उसी रकम के आसरे उन्होंने अपनी जिंदगी को चलानी पड़ेगी। और ऐसे में हरियाणा की राजनीति में यह संघर्ष भी चाह करके जुड़ गया है। तो इसका बहुत छोटा सा असर, इसका बहुत छोटा सा मतलब लोकसभा चुनाव के भीतर नजर आया। और 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर दो सच बहुत साफ तौर पर इस देश के भीतर निकल करके आई कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में या 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब करीब 12-14% किसानों के वोट इंडिया गठबंधन ने कहे, वहां पर सीधे कहे कि कांग्रेस को उसके हक में पड़ गए। इसी तरीके से देश की महिलाओं में करीब करीब 17% वोट बढ़ गए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2014-2019 की तुलना में 2024 में। जो एक मुश्त, जो करीब करीब 50-60-65% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा करते थे, वो 2014 के लोकसभा चुनाव में रहे, 2019 के लोकसभा चुनाव में रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह घट करके 35-40% पर आकर के अटक गई। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी बनाई हुई स्लोगन की राजनीति इस देश के भीतर इस चुनाव के अंदर ढहने लगा। और धीरे धीरे ये सवाल बड़ा होने लगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो पहला चुनाव इस देश के भीतर, हरियाणा के भीतर होना है, वह कौन सा गुल खिला देगा। और शायद इस समय में वही वह प्रक्रिया रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे ही ने यह मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा के भीतर चुनाव हार चुकी है। और इस हारी हुई चुनाव को जिताने की प्रक्रिया तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी का वह कोई एक नेता जब देश की जनता से वोट मांगने नहीं जाए, यानी ये कहे कि जनता का सामना उन नेताओं मंत्रियों को नहीं करना पड़े जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 वर्षों तक सत्ता की भोग भोगी है। क्योंकि देश की जनता के भीतर गुस्सा है
और शायद यही वह सोच रही है जिसमें दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता निकल करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ये बात मान करके चलती चली गई बीते 10 साल के भीतर कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत नहीं सकते हैं, जनता उनको देखना चाहती नहीं है और कहीं ऐसे दृश्य सामने ना आने लगे जहां पर गांव दर गांव के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां के वोटर दौड़ाने लगे, भगाने लगे, खहेटने लगे। इन परिस्थितियों से बचना है तो कम से कम 60% टिकट उन लोगों को थमा दीजिए जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट उनको मिलेगा, या फिर बिल्कुल नए चेहरे इस कतार में, इस लाइन में खड़े होंगे और वह यही आज भी जो सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई उसमें न तो शिक्षा मंत्री को टिकट दिया गया और न ही हेल्थ मिनिस्टर को टिकट दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी को टिकट दे दिया गया लेकिन हेल्थ मिनिस्टर को टिकट नहीं दिया गया। यानी ये कहे कि जो चेहरे सियासी तौर पर हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के थे उसको लेकर के दिल्ली के भीतर जो बैठकें की जा रही थी उस सिलसिले में अब ये बात सामने निकल करके आ रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान चुकी है कि हरियाणा के भीतर उसकी जीत अब मुश्किल हो चली है और जीत को कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते यदि उतरना है और उतारना है हरियाणा के भीतर तो उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं। एक विकल्प तो वो है कि विनम्रता का, यानी जो कोई भी वोट मांगने जाए भारतीय जनता पार्टी का नेता वो विनम्र होकर के जाए और इस अंदाज से जाए कि उसने गलती किया है, उसकी पार्टी ने गलती की है। यानी ये कहे कि हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगे और उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेकर के पहुंचे हैं वो इस दौर में इतना विनम्र तो हो ही जाए कि वो कबूल ले कि गलती हुई है और उस गलती से आक्रोश में तो आरएसएस भी था, बीजेपी के कैडेट भी था, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर सरकार और आम लोगों के बीच में ब्यूरोक्रेट्स एक दीवार की तरह इस देश के भीतर खड़ी थी और मनोहर लाल खट्टर सरकार लगातार ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा करती चली गई। समलेखा में फरवरी मार्च के महीने के भीतर जब आरएसएस की बैठक हुई, संघ की बैठक हुई तो उसने कहा तुरंत खट्टर को हटा दीजिए, लेकिन तब दिल्ली के भीतर मंथन हुआ कि मत हटाइए, लोकसभा का चुनाव सर पर है, रुक जाइए, ठहर जाइए, समझिए तब तक क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन पानी तो सर के ऊपर से बहने लगा था और गुजरता चला गया, बहता चला गया। अब यहाँ पर दो और मुख्य सवाल उठ करके आता है कि विनम्रता के साथ माफी मांगिए वहां की जनता से। माफी मांगने की प्रक्रिया में देश की जनता के बीच जब जाए तो माफी उनसे मांग लीजिए और उसके समानांतर उनके बराबर मोहल्ला दर मोहल्ला, गांव दर गांव स्वयं सेवक जुटेगा, कार्यकर्ता जुटेगा, उसको लगा दिया गया, क्योंकि आपके पास इस दौर में कुछ बचेगा नहीं। यदि यहाँ पर सत्ता यदि पलट गई और हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ राज्य है तो दिल्ली में उसकी धमक होती है। फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों बड़े रईस जिले हैं और दूसरी ओर पंजाब की तरफ लगते हुए भी हरियाणा के जो जिले हैं वह भी कम रईस नहीं है, वो भी बहुत रईस है। लेकिन हरियाणा के भीतर का संकट यदि किसान और महिलाओं से जुड़ा है तो वहां पर बेरोजगारी भी चरम पर होगी। ये आंकड़े भी बार बार दिए गए, स्थिति यहां तक आ गई कि जब CMIE ने कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा 42% तक पहुंच गया है हरियाणा के भीतर, तो वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। यानी ये कहे कि सियासी समझ, राजनीतिक समझ की ये प्रकाष्ठा थी जिसके भीतर आपको अपनी सियासत की जमीन देखनी ही नहीं है और शायद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक कहते हैं एक गोल चक्कर लगा करके 360 डिग्री के ऊपर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो चली है और इस दरवाजे के ऊपर एक ही शब्द आकर के अटक गया है, टिक गया है, यूं कहे कि रुक गया है। चाहे वो हरियाणा की नेताओं की पूरी लिस्ट हो, पूरी लाइन हो, पूरी कतार हो, या फिर संघ की लाइन हो, स्वयं सेवक की लाइन हो, जब सब इस बात को मान करके बैठे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चाहे तो वोट दिला पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मान्यता अभी भी देश के भीतर, वोटरों के भीतर बहुत है, खूब है। और उन्होंने इस बात को तय किया कि कम से कम 5 चुनावी रैली हरियाणा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में जरूर करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि 22 जिलों को घेर लिया जाए। लेकिन सवाल होता है कि उस जगह से शुरुआत होगी जहां महाभारत 18 दिनों तक चला था। तो इन 18 दिनों तक महाभारत जहां पर चला था, कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र का जगह था। तो कुरुक्षेत्र के भीतर 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली होने वाली है। और इस दौर में बड़ा सवाल यही है कि इस समय में क्या सच में हरियाणा की राजनीति के सामने अगर कोई दंडवत हो जाए तो फिर देश की जनता क्या उसको माफ कर देती है। यानी ये कह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विनेश फोगाट के साथ हुआ
इस दौर में हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो उनको चुप करा दिया गया कि आप कुछ मत कहिए। कंगना रनौत को भी समझा दिया गया कि आप बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं कहिए, कम से कम किसान और अग्निवीर को लेकर के कोई बात आप कभी भी कहीं पर मत बोला कीजिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह से भी कहा गया कि आप भी विनेश फोगाट को लेकर के आप कुछ ना कीजिए, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के भीतर महिलाएं और वहां के किसान और उसके ठीक समानांतर जाट समुदाय का वोट बैंक हरियाणा के भीतर एक ऐसी मारक परिस्थिति है हरियाणा के भीतर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दिखाई देने लगा है कि हरियाणा के भीतर बीजेपी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट 15 सीट के आगे वो क्या बढ़ पाएगी। क्या यही परिस्थिति करीब 5 अक्टूबर तक चली गई, यानी वोटिंग के दिन तक चली गई, तो क्या उससे पहले कौन परिस्थितियों को बदल सकता है हरियाणा के भीतर? तो उसके भीतर एक ही नाम इस दौर में उभरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में वाकई सवाल बहुत बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन जो देश के किसानों को लेकर के जो 3 रिफॉर्म लेके आए थे उसके ऊपर माफी मांगी थी। हालांकि तब उन्होंने ये एक बात बोला था कि हम आपको समझा नहीं पाए, हम माफी मांगते हैं, लेकिन उस समय वो माफी मांगे थे। तो क्या इस तर्ज पर कुरुक्षेत्र के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं के संघर्ष की गाथा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे इस दौर में? और जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हुआ, जिस तौर पे हुआ, उस समय निशाने पे उस समय के हो सकता है कि खेल मंत्रालय रहा हो, कुछ नेताओं के तौर पर कुछ नाम सामने निकल करके आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और माफी की परिस्थिति इस दिशा में जाएगी। ये सियासी तौर पर क्या असर करेगी चुनाव, हरियाणा के चुनाव के भीतर, ये तो शायद अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन रास्ता क्या एकमात्र यही है भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये विनम्रता और माफी का सुझाव जिन रास्तों से निकल करके आया है उनके सामने हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की हार महज 15 से 20 सीटों से कम की दिशा में जाकर के ठहर गई है, रुक गई है, थम गई है। अब इसी अंदाज में, उसी विनम्रता के साथ और माफी के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग तरीके से वहां के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी निकले हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जा रहे हैं। और खास तौर पर चाहे जहरवाल का इलाका है, जो दक्षिणी हरियाणा का जो इलाका पड़ता है, जहां से सबसे ज्यादा अग्निवीर निकल रहे हैं, या फिर ये कहे कि भारत के सेना में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1/3 सैनिक वहीं से हरियाणा से जाते हैं। उन इलाकों के भीतर जाकर के उसी विनम्रता और माफी के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो संदेश बहुत साफ होता है, कुरुक्षेत्र के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे। तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ। असल में नयाब सिंह सैनी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, हरियाणा के चुनाव के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव देश में गजब का था, जब सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां डिगा दी। उनके सामने साफ दीवार के ऊपर छपा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ कितनी बुरी तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर इस बार होने वाली है। क्योंकि अगर वोट बैंक के हिसाब से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के लिहाज से अगर लोकसभा चुनाव को भी परख ले, तो वहां पर कितने % वोट कैसे कम हो गए एक झटके में, शायद ये हैरान करने वाली परिस्थितियां हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को 50% करीब पड़े थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घट करके 27 यानी 27% पर आ गए। ओबीसी का वोट 73% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था 2019 के भीतर, जो 2024 के भीतर घट करके वो 44 यानी 44% पर आ गई। दलित यानी शेड्यूल कास्ट का वोट 58% भारतीय जनता पार्टी के हक में गया था 2019 के भीतर, जब 2024 का लोकसभा चुनाव में घट करके 24% पर आ गई, यानी ठीक आधे से भी कम हो गया। ऊंची जातियों का वोट 74% हुआ करता था 2019 के लोकसभा चुनाव के भीतर, जो घट करके 66% पर आ गया। यानी ये कहे कि इसका असर यदि विधानसभा चुनाव के भीतर, हरियाणा के भीतर अगर आप झांक करके देखेंगे, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बहुत साफ तौर पर कह रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के दायरे में भी भारतीय जनता पार्टी को जितना % वोट पड़ा था वो कम हुआ है। 2014 में उसको 33% उस समय वोट पड़ा था, लेकिन 47 सीटें मिली थी। लेकिन मौजूदा समय 2019 से तुलना में अभी
19 में जो 47 से 40 हो गई, अब वोट परसेंट जरूर 3% बढ़ गया था। लेकिन 2024 में सवाल यह है कि इस दौर में सबसे मुश्किल हालात आखिर विधानसभा चुनाव के भीतर यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, तो इस बात को इस दौर में मान करके चल रही है कि बहुत ज्यादा नहीं, अपने वोट बैंक को केवल बचा ले। यानी बचा ले इसलिए क्योंकि हरियाणा के राजनीति के भीतर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का महत्व है, और अगर हरियाणा के भीतर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हरियाणा के भीतर यदि नहीं होती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। ये बिसात बिछाने के प्रयास में आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना, INLD का चुनाव अलग लड़ना, जेजेपी का चुनाव अलग लड़ना, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये केवल इस बात से आप समझ लीजिए कि 2019 के भीतर करीब करीब 27% वोट, यानी ये कहे कि कांग्रेस को पड़े थे 28% वोट, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े थे 36%, 36 और 27% वोट तीन राजनीतिक दल को मिले थे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट को भी जोड़ लीजिए। इंडिपेंडेंट को करीब करीब 10% वोट हरियाणा के भीतर पड़े थे, और 7 उम्मीदवार जीते थे इंडिपेंडेंट के। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी महत्व हरियाणा के भीतर काफी होता है। जेजेपी को करीब करीब 15% वोट पड़े थे, वो सारे वोट अब कहां जाएगा, ये भी इस दौर में एक सवाल है। यदि मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर नजर आने लगे, तो INLD का करीब करीब 28% वोट मिला था, लेकिन INLD एक सीट जीती थी, लेकिन अब वो इस रेस में नहीं है, तो ये 28% वोट कहां जाएगा, इंडिपेंडेंट के वोट कहां जाएंगे जिनके पास 10% वोट था। यानी सीधा सा मुकाबला होगा यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, जो संभव ही नहीं है कि अलग अलग पॉकेट्स के अलग अलग समय में अलग अलग उम्मीदवारों की महत्ता और अलग अलग राजनीतिक दलों की महत्ता होती है। जेजेपी की भी महत्ता है, करीब करीब 15% वोट वो एक क्षण में गंवाना नहीं चाहेंगे। उनकी स्थिति बीएसपी वाली नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है। हाँ, बीएसपी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रही है जेजेपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी रही तो इंडिया गठबंधन में भी तो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी रही, लेकिन लोकसभा चुनाव तो साथ में मिलकर के लड़ा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा वोट है हरियाणा के भीतर, अतिरिक्त वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हट करके, वो करीब करीब 29 यानी 29% के आसपास वोट है, वो 29% वोट उसी दिशा में बना रहेगा, या उनके वोट के अंदर कुछ बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है क्या पर्दे के पीछे खेल करके? यही मौजूदा समय में बड़ा सवाल, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की राजनीति में बड़ा सवाल है, और ये सवाल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब भी है। मौजूदा वक्त में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐसे ही सगुफा नहीं छोड़ा था कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। दरअसल वो समझ रहे थे कि हरियाणा के राजनीति के भीतर कौन भारतीय जनता पार्टी से हट करके बाकी वोट भी मायने रखते हैं। यदि वो साथ नहीं आएंगे, या तो मार्जिन बहुत कम होगा, या फिर एक ऐसी परिस्थिति हरियाणा के चुनाव में उत्पन्न हो जाएगी जहां पर बहुत कम वोटों से हारने की परिस्थिति न बनने लगे तमाम दो राजनीतिक दलों के भीतर। लेकिन बहरहाल इन सारे परिस्थितियों से यदि अगर आगे निकलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि क्या एक ऐसी परिस्थिति को अब रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है, जिसके भीतर वह विनम्रता और माफी, मतलब मिले जुले लोग मोहल्ले दर मोहल्ले घूम करके बैठक करने लगा है। पंचायत में जाकर के जो बैठकों का सिलसिला 1 सितंबर से शुरू भी हो गया है, यानी 22 जिले के भीतर शुरू हो चला है। हरियाणा में 200 से ज्यादा मीटिंग बैठकें हो गई है, और ये मीटिंग के भीतर मुश्किल हालात भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी इस दौर में ये होती है कि उनको कांग्रेस के वोटर को नहीं समझना है, उनको अपने कार्यकर्ता जो उनसे नाराज है उनको मनाना है। जो मनोहर लाल खट्टर सरकार से जो हरियाणा की जनता नाराज है, उसको साथ में ला करके खड़ा करना है। लोकल लीडरशिप हो, जो कार्यकर्ता को पूरा समूह हो, जो जनता हो, तो सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर के आना है। और आरएसएस फेल हुई है हरियाणा के भीतर, क्योंकि खट्टर 1980 से लेकर के 1994 तक संघ के प्रचारक के तौर पर रहे हैं, लेकिन 2000 में पहली बार संगठन महासचिव बने, 2014 में चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि करीब रहे नरेंद्र मोदी के। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो अपने अनुकूल चला रही थी पूरी की पूरी सत्ता को दिल्ली के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कैबिनेट, जो उनकी अपनी विजन कैबिनेट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी उनके आसपास के घेरे दायरे में अमित शाह आते हैं, आप कह सकते हैं, उनके करीब जो होते हैं वो लोग आते हैं, जैसे जेपी नड्डा होते हैं, लेकिन एक झटके में उनके वो लोग धराशायी हो गए 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा कि आप किसी भी हाल में विनेश फोगाट के उस संघर्ष और ये कह कि उस जज्बे के सामने नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि विनेश फोगाट एक प्रतीक बन चुकी है
हरियाणा की राजनीति के भीतर आज भी वो जब चुनाव प्रचार कर रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए, अब वो अपने संघर्ष और अपने संघर्ष में साथ खड़े लोगों का ही जिक्र करती है। जिताएंगे, लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। पहले खेलों में खिलाड़ियों को राजनीतिक में आ गए तो राजनीतिक लोगों को कैसे दखल देना चाहते? देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही है, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊंचा नाम करे। और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी। यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती। आखिर विनेश फोगाट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल हालात ये नहीं है कि वो एक सीट से केवल चुनाव लड़ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल हालात इस दौर में ये है कि केवल एक सीट भर विनेश फोगाट की पहचान नहीं है, उनके ऊपर तो पूरी दुनिया की नजर है, पूरे देश की नजर है और हरियाणा के पूरे चुनाव के केंद्र में और ठीक उसी तरीके से आकर के खड़ी हुई। जैसे कि किसान आंदोलन को लेकर के जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर जो हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई किया था और किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए या रौंदने के लिए सड़कों पर कील जिस तरीके से बिछाई गई थी, आंसू गैस के गोले जिस तरीके से छोड़े गए, टीयर गैस छोड़े गए, जितने किसान शहीद हो गए शंभू बॉर्डर के ऊपर, उन किसान की फसल, उन किसान की आय, उन किसान के परिवारों के सामने मौजूदा समय में मुश्किल हालात किसी भी दिशा में कभी भी मौजूदा सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा की राज्य सरकार हो, और कम शब्दों में कहे तो वो डबल इंजन की सरकार हो। तो ऐसे में किसानों के भीतर का यही गुस्सा सियासी तौर पर उस जाति समीकरण से भी आगे निकल करके खड़ा हो गया हरियाणा के चुनाव में, जहां पर उनकी आय और उनकी अपनी विरासत जो किसानी से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के सियासी संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब नजर आने लगी है। और ठीक इसी अंदाज में विनेश फोगाट की पहचान है। तो क्या ऐसे में सियासी तौर पर सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे के ऊपर है हरियाणा के चुनाव को लेकर के? इसीलिए उन्होंने तय किया कि कम से कम 5 चुनावी रैली हरियाणा के भीतर जरूर करेंगे। शुरुआत कुरुक्षेत्र के भीतर से करेंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के 18 दिन तक युद्ध चला था, उस अंदाज से देखिए तो ये 18 दिनों के ठीक पहले 18 दिनों के बाद, यानी ये कहे कि 14 तारीख जब शुरू होगा और 18 दिनों के बाद प्रचार थम जाएगी, यानी 5 तारीख को वोटिंग होनी है। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर उस महाभारत के मैदान के भीतर कुरुक्षेत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार क्या उस विनम्रता और उस माफी के आसरे हरियाणा के उस राजनीति को साधने के लिए हरियाणा निकलेंगे, कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल जाएगी? क्योंकि पूरा का पूरा व्यापारी तबका, एमएसएमई का पूरा समूह, पूरा ग्रुप यहां तक ये कहे कि जिस स्टार्टअप का गुण गाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो स्टार्टअप फरीदाबाद और गुड़गांव के भीतर बहुत है, लेकिन सब कुछ डूब गया, सब कुछ बिखर गया। जैसे ही आप दिल्ली की सीमा पार करके गुड़गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही आपको बंद दुकानों की कतार नजर आने लगती है। ऐसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। यानी ये कहे कि जो राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी कि वह सबसे करीब है बिजनेस करने वालों के, व्यापारियों के, किराना वालों के, उन सब ने इस दौर में जितनी बेरुखी सरकार को लेकर के देखी, क्या वो सभी का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? ये सारे सवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा है। और अंत में सवाल तो यही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी और प्रधानमंत्री के हाथों से निकलने वाले आंसू क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चुनावी परिस्थितियों की हवा को क्या बदल सकती है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल कर सकती है? ये सारे सवाल के जवाब के लिए तो आपको 14 तारीख तक रुकना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली रैली हरियाणा के चुनाव प्रचार में 14 तारीख को कुरुक्षेत्र के मंच से जब वो देश को आह्वान करेंगे, हरियाणा को बहुत सारी बातें सुनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय